नमस्कार साथियों, आइए नवीन कालांश का शुभारंभ करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दैनिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता के लिए हम सब विभिन्न माध्यमों से भोजन ग्रहण करते हैं और इस भोजन का हमारे शरीर में पाचन होता है। पाचन के फलस्वरूप जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें जो ऊर्जा निहित होती है वो ऊर्जा हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थों के रूप में संचित होती है और इस संचित ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए हमें इन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करने की आवश्यकता होती है और ये ऑक्सीकरण की क्रिया संपादित करने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि इस ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए हम श्वास लेते हैं। जी हाँ, हम श्वास लेते हैं। तो श्वास लेने के लिए हमारे शरीर में एक विकसित तंत्र होता है जिसके माध्यम से हम श्वसन की क्रिया संपादित करते हैं। तो आइए मानव में श्वसन तंत्र के संदर्भ में आज हम अध्ययन करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मानव में श्वसन तंत्र में किन किन अंगों को सम्मिलित किया गया है, मानव में श्वसन तंत्र किस तरह से कार्य करता है, श्वसन की प्रक्रिया में और जो कोशिका के अंदर रासायनिक प्रक्रिया होती है उसमें क्या अंतर है। तो यदि देखा जाए तो वास्तव में श्वसन की क्रिया एक विस्तृत प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नासाद्वार या नाक से बाहर के वातावरण में उपस्थित वायु जो ऑक्सीजन युक्त वायु होती है, ये ऑक्सीजन युक्त वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़ों में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो सामान्यतया ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया हुई। बाहर के वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के भीतर ले जाने की क्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं और हमारे फेफड़ों में इकट्ठा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त जो वायु होती है उस वायु को जब हम फेफड़ों से शरीर के बाहर निकाल देते हैं तो इस कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वह निःश्वसन की क्रिया कहलाती है। और इस प्रकार से निःश्वसन की क्रिया और निःश्वसन की क्रिया दोनों को सम्मिलित करके हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। यद्यपि सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो श्वसन की यह क्रिया वायु वातावरण से ली गई वायु को फेफड़ों तक पहुंचाना और फेफड़ों में आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को शरीर से बाहर निकालना तक ही सीमित नहीं है। श्वसन की क्रिया उससे भी आगे की चीज है और यह जो ऑक्सीजन युक्त वायु होती है, यह ऑक्सीजन युक्त वायु रुधिर परिसंचरण तंत्र के माध्यम से शरीर की इकाई कोशिका तक पहुंचती है और जीवों की उन कोशिकाओं तक पहुंच करके ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन का जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और भोजन की जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति होती है और इस ऊर्जा का उपयोग हम दैनिक जीवन की जो हमारी विभिन्न क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को संपादित करने में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से अगर वास्तविक रूप से कहा जाए तो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वह वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन युक्त वायु को हम शरीर के भीतर लेते हैं। शरीर में स्थित विकसित तंत्र के माध्यम से शरीर की कोशिका तक ये ऑक्सीजन पहुंचती है
वहां पर उपस्थित खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, ऊर्जा की मुक्ति होती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़े के द्वारा वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन की क्रिया कहते हैं। मानव में श्वसन तंत्र एक विकसित तंत्र होता है जिसमें हमारे विभिन्न अंग कार्य करते हैं। आइए इस चित्र के माध्यम से मानव में विकसित श्वसन तंत्र के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो श्वसन तंत्र में विभिन्न अंग होते हैं जिसके अंतर्गत नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वास नली जिससे श्वसनिकाएं निकलती हैं और ये श्वसनिकाएं फेफड़ों में स्थित होती हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 5 अंग मिल करके श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। अगर हम देखें बारी बारी से तो नासाद्वार, ये नासाद्वार है। हमारे नाक जो होती है, नाक में 2 छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को जिससे कि वायु वातावरण की जो ऑक्सीजन युक्त वायु होती है हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती है, इसे नासाद्वार कहते हैं। नासाद्वार एक नासा गुहा में खुलती है, एक गुहा होती है, कैविटी होती है, स्थान खाली स्थान होता है जिसमें खुलती है, जिसे हम नासा गुहा कहते हैं। आपने देखा होगा कि नाक के भीतरी जो सतह होती है, जो एक गुहा बनती है नासा गुहा, इसकी दीवारें जो होती हैं वो श्लेष्म युक्त होती हैं और आपने महसूस किया होगा कि भीतर की तरफ यह चिपचिपा पदार्थ जैसा लगा होता है दीवारों में और छोटे छोटे रोए होते हैं, बाल होते हैं, जो कि बाह्य वातावरण से जो ऑक्सीजन हमारे द्वारा ग्रहण की जाती है, ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है, तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं, मिट्टी या धूल के जो कण होते हैं, ये मिट्टी के धूल या माइक्रोब्स जो होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनको इनकी दीवारों के द्वारा जो है श्लेष्म जो होते हैं उनके द्वारा चिपका लिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं और एक बैरियर के रूप में जो गंदगी होती है वो गंदगी यहाँ पर रुक जाती है और साफ वायु हवा जो है वो हमारे शरीर में भीतर की ओर आगे बढ़ती है। नासा गुहा के बाद यह वायु जो है ग्रसनी में पहुंचती है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्वास नली और भोजन नली दोनों साथ साथ आगे की ओर बढ़ती हैं। तो यहाँ पर जो मुख गुहा होती है, मुख गुहा और नासा गुहा एक स्थान पर जाकर के मिलती है जहाँ पर एपिग्लॉटिस नाम का एक वाल्व होता है। यह इस वाल्व का मुख्य कार्य होता है कि जब हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं तो भोजन ग्रहण करने की स्थिति में भोजन के जो कण होते हैं वो हमारी श्वास नली में न चला जाए, इसलिए उस द्वार को ये बंद कर देता है। तो ये सुरक्षा का काम करता है एपिग्लॉटिस। ग्रसनी से आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि श्वास नली, ये श्वास नली जिसके माध्यम से बाह्य वातावरण की वायु जो है वो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। तो श्वास नली के माध्यम से जो बाहर की वायु होती है, ये बाहर की वायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। आप देख पा रहे हैं जो श्वास नली होती है, इस श्वास नली पर सी आकार के, ये आप देख रहे हैं सी आकार के छल्ले में संरचना होती है, छल्लानुमा संरचना होती है। आपने स्प्रिंग पाइप देखी होगी, स्प्रिंग पाइप में छल्ले बने होते हैं और उसकी सहायता से हम ये जानते हैं कि स्प्रिंग पाइप होने के नाते ये पाइप जो है मुड़ने नहीं पाती है, पिचकने नहीं पाती है। तो सी कार्टेक्स का बना हुआ सी आकार की जो है इस श्वास नली में छल्ले बने होते हैं, जिनके कारण जो है ये श्वासन की जो नली होती है यह वायु दबाव से या जो भीतरी अंग है उन भीतरी अंगों के दबाव पड़ने से यह पिचकती नहीं है, चपकती नहीं है, जिससे कि निर्बाध रूप से जो वायु होती है, श्वास जो लेते हैं वह श्वसन की क्रिया हमारी निर्बाध रूप से चलती रहती है। यह श्वसन नली आकर के आगे चल करके छोटी छोटी केशिका में परिवर्तित हो जाती है, जिन्हें हम श्वसनिकाएं कहते हैं। बहुत पतली पतली नलिकाओं में परिवर्तित हो जाती है जो फेफड़े में आकर के, और जिन्हें हम श्वसनिका कहते हैं। और ये श्वसनिकाएं जो है आगे चल करके वायुकोश में खुलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये वायुकोश होते हैं,
फेफड़े में असंख्य संख्याओं में वायुकोश होते हैं, वायु प्रकोष्ठ होते हैं, इनमें जाकर के ये खुलते हैं। जो केशिकाएं होती हैं, इन केशिकाओं और जो वायु होती है, इन दोनों के बीच रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है, उनके माध्यम से दोनों गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इस तरह से नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े, यह जो है श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं, जिनके माध्यम से श्वसन की क्रिया संपादित होती है। गैसों का जो आदान प्रदान होता है, यह गैसों का आदान प्रदान यही फेफड़े के भीतर संपादित होता है, जिसमें कि रक्त परिसंचरण तंत्र के माध्यम से जो शिराओं के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त गैस होती है, वायु होती है, वो फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है और फिर इन फेफड़ों द्वारा पुनः उच्छ्वसन की जो क्रिया होती है, उच्छ्वसन क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु होती है, उस वायु को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। जैसा कि चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि फेफड़ा हृदय के दोनों तरफ ये शंख के आकार की संरचना होती है। जिस तरफ एक तरफ हमने काट दिखाई हुई है, दूसरी तरफ आपको पसलियां दिखाई दे रही है। बाहर की तरफ इन फेफड़ों की सुरक्षा के लिए हमारी 12 जोड़ी पसलियां होती हैं, जिनके भीतर हमारा यह आंतरिक फेफड़ा और हृदय संरक्षित रहता है, सुरक्षित रहता है। और इस फेफड़े में जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, यह रक्त वाहिकाएं आगे चल करके जो छोटी छोटी श्वसनिकाएं होती हैं, उनमें परिवर्तित होती हैं। और ये जो श्वसनिकाएं होती हैं, यह श्वसनिकाएं वास्तव में ये जो वायुकोश होते हैं, इन वायुकोशों में जाकर के खुलती हैं और इन्हीं वायुकोशों में जो है वो वास्तव में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसों का जो है आदान प्रदान होता है, विनिमय होता है। और यह विनिमय की जो क्रिया होती है, आप जान सकते हैं, अगर अपने सीने पर हाथ रखें तो यह फेफड़े का ही स्थान होता है, जो कि वायु को भीतर लेता है, बाहर छोड़ता है। तो भीतर लेना और बाहर छोड़ना अर्थात निःश्वसन की क्रिया और निःश्वसन की जो क्रिया होती है, वो इन फेफड़ों के द्वारा संपादित होती है, जो कि हमारी जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा का आधार तल होता है। उस आधार तल पर डायफ्राम नाम की एक संरचना होती है, जिस पर कि हमारे फेफड़े टिके होते हैं। और इसी के गति के कारण जब डायफ्राम भीतर की ओर गति करता है, तो हमारे फेफड़ों के भीतर का जो आयतन होता है, ये आयतन कम हो जाता है। और आयतन कम हो जाने के कारण जो है हमारा फेफड़ा सिकुड़ता है। और जब हमारा फेफड़ा सिकुड़ता है, तो फेफड़े के सिकुड़ने के कारण जो है आयतन कम होता है, दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिससे इसके भीतर की वायु जो है बाहर की ओर चली जाती है, जिसे हम निःश्वसन की क्रिया कहते हैं। और जब डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है, तो नीचे की ओर गति करने पर इसके भीतर जो गुहा होती है, गुहा का आयतन बढ़ता है, अर्थात फेफड़े का आयतन बढ़ता है। और जब फेफड़े का आयतन बढ़ता है, तो वायु दबाव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बाहर से जो है वायु भीतर की ओर हमारी नाक में प्रवेश करती है और निःश्वसन की क्रिया होती है। तो निःश्वसन और निःश्वसन की जो क्रिया होती है, इसके अंतर्गत हमारे शरीर में जो पसलियां हैं, इन पसलियों में पेशियां जुड़ी हुई होती हैं और इन पेशियों की क्रिया के द्वारा निःश्वसन और निःश्वसन की क्रिया होती है। जो कशेरुक होते हैं, इन कशेरुकों से हमारी ये पसलियां जो है वो जुड़ी होती हैं, जो हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और इन्हीं पसलियों के पेशियों से जुड़े हुए होने के कारण और डायफ्राम द्वारा ऊपर और नीचे गति करने के कारण हमारे शरीर की जो वक्ष गुहा होती है, उस वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता और घटता है। जैसा कि इस चित्र के माध्यम से हमने दिखाने का प्रयास किया है कि डायफ्राम जब बाहर की ओर जाता है, तो इसका आयतन बढ़ जाता है। और आयतन बढ़ने से जो निःश्वसन की क्रिया होती है, श्वास भीतर की ओर जाती है
और जब डायफ्राम भीतर की ओर गति करता है, जब ये स्थिति होती है तो हमारी पसलियां जो है जब भीतर की ओर होता है तो पसलियां हमारी झुकती हैं, भीतर की ओर जाती हैं और फेफड़े का आयतन जो है वो घटता है और इस तरह से भीतर की वायु जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु होती है ये जो है नासा गुहा के माध्यम से नासा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है और निःश्वसन की क्रिया संपादित होती है। तो इस तरह से श्वसन की क्रिया अगर हम पूर्ण रूप से देखा जाए, इन्हें श्वसन की क्रिया को एक चक्र के रूप में अगर दिखाना चाहें या आरेख के रूप में दिखाना चाहें तो ये पूरी प्रक्रिया जो है वो इस तरह से होती है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पर वायु जो है, वायु में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन युक्त वायु का रक्त में विनिमय होता है और ये रक्त जो है ऑक्सीजन को ले लेती है और रुधिर द्वारा जो ऑक्सीजन युक्त वायु है इसका संवहन किया जाता है, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। उन विभिन्न कोशिकाओं में होते हुए ये ऊतकों तक पहुंचता है और ऊतकों में इस ऑक्सीजन का विसरण होता है। ऑक्सीजन का विसरण जब कोशिकाओं में हो जाता है तो ऊतकों में और कोशिकाओं में जो है ये ग्लूकोज का ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। मुख्य ऑक्सीकरण जो भोजन का होता है वो इन्हीं ऊतकों में होता है, जहां पर कि वास्तविक जो भोज्य पदार्थ होते हैं जैविक ऑक्सीकरण यही होता है, इन्हीं ऊतकों में होता है, जिसमें कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है कोशिकाओं में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है उसमें ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा जो कि 673 किलो कैलोरी होती है या उसे हम 38 एटीपी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एडिनोलिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में जो एक रासायनिक बंध होता है जो कि एक यूं कहें कि फास्फेट का अणु होता है जो कि उस ऊर्जा को बंधित करता है। तो एटीपी एडिनोलिन ट्राइफॉस्फेट यह ऊर्जा से युक्त होता है और जब यह ऊर्जा मुक्त कर देता है तो यह एडीपी में बदल जाता है, एडिनोलिन डाइफॉस्फेट कहते हैं। यह फास्फेट का एक अणु होता है जो ऊर्जा मुक्त करने के पश्चात होता है। तो इस तरह से एटीपी के रूप में जो ऊर्जा मुक्त होती है जो लगभग 673 किलो कैलोरी होती है या लगभग ये 38 एटीपी के बराबर होता है, तो यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का जो हम उपयोग विभिन्न दैनिक जीवन की जो क्रियाएं होती हैं उनको संपादित करने में हम करते हैं। अब जब यहाँ पर की जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया संपादित हो जाती है तो ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, जल उत्पन्न होता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इन कोशिकाओं में, ऊतकों में जो श्वसन की क्रिया होती है रासायनिक, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है ऊतकों की कोशिकाओं के माध्यम से रक्त में विसरण होता है और जो रक्त में यह विसरण होता है, ये रक्त में जो विसरण हो जाता है यह रुधिर के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पुनः जो है वायु में भेज दिए जाने के लिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रुधिर में विसरण हो जाता है और यह रुधिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस युक्त रुधिर जो है पुनः इसको फेफड़ों तक पहुंचाता है और फेफड़े में पुनः कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ दी जाती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पुनः शरीर से बाहर निःश्वसन की क्रिया के माध्यम से निकाल ली जाती है। तो जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊतकों में बनता है, अगर इसे देखा जाए तो लगभग 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के रूप में, 7% कार्बोनिक अम्ल के रूप में और लगभग 23% जो है वो कार्बोक्सी एसिड जो होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में विसरण की क्रिया के माध्यम से वो शरीर के बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से श्वसन की क्रिया जो है हमारी संपादित होती है। अगर सामान्य रूप से देखें तो श्वसन की प्रक्रिया में एक श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है और एक वास्तविक जो कोशिका के भीतर श्वसन की क्रिया होती है। तो इन दोनों क्रियाओं में
मूलभूत अंतर होते हैं। तो अगर हम अंतर स्पष्ट करना चाहें तो श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है वह केवल वायु वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन युक्त वायु जो होती है उसको हम शरीर के भीतर लेते हैं, और फेफड़ों में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु होती है उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से जो श्वासोच्छ्वास की क्रिया है यह कोशिका के बाहर होती है, जबकि जो जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो जैविक श्वसन की मूल क्रिया जो होती है वह कोशिका द्रव्य में होती है या माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और यह एक रासायनिक क्रिया होती है। अगर श्वासोच्छ्वास की क्रिया को देखा जाए तो इसमें किसी प्रकार के एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी हार्मोन्स की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो रासायनिक क्रिया आपके यहाँ ऊतकों में संपादित होती है, इन ऊतकों में जो ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचने के बाद भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है, श्वासोच्छ्वास की क्रिया में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती बल्कि ऊर्जा खर्च होती है। जो श्वसन की क्रिया, जैविक श्वसन की क्रिया के माध्यम से एटीपी के रूप में जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग हम इस जो श्वसन की क्रिया, श्वासोच्छ्वास की क्रिया कर रहे हैं उस श्वासोच्छ्वास की क्रिया में ऊर्जा लगती है, जबकि कोशिकीय श्वसन जो होता है, कोशिकीय श्वसन की क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से ये श्वासोच्छ्वास की क्रिया और कोशिकीय श्वसन की क्रिया दोनों में मूलभूत अंतर होता है। आगे की कक्षाओं में या क्लास में, कालांश में हम विस्तृत रूप से इसके संदर्भ में पढ़ेंगे जो ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन की क्रिया होती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कोशिकीय श्वसन होता है उसमें वास्तव में दो चक्र चलते हैं। एक ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें जो ग्लूकोज का अणु हमारा होता है यह पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इसके बीच कई घटक होते हैं, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, उस लंबी रासायनिक प्रक्रिया में ग्लूकोज जो है पायरुविक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, और यह क्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव्य में संपादित होती है, और उसके बाद की जो क्रिया होती है वह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। और इस प्रक्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। जो चक्र चलता है बाद का उसे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं, और क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का जो पूर्ण विघटन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा में होता है, जो ऊर्जा की मात्रा मुक्त होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रेब्स साइकिल चलती है तो इसे हम ऑक्सी श्वसन की क्रिया कहते हैं। पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिका द्रव्य में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपादित होती है, पूर्ण रूप से वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है, अपूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल निर्मित होता है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण जो पायरुविक अम्ल होता है ये पायरुविक अम्ल का एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होने की क्रिया होती है, इसे हम अनॉक्सी श्वसन की क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया संपादित होती है, जिसके अंतर्गत वायु वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है, और ये ऑक्सीजन युक्त वायु रक्त के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं,
उन शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया संपादित होती है, जिसमें कि ग्लूकोज जैसे अणुओं का पूर्ण विघटन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल निर्मित होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर से बाहर निकालने के लिए पुनः रक्त में विसरित हो जाता है और रक्त में विसरित होकर के पुनः यह फेफड़ों में पहुंचता है और फेफड़ों के माध्यम से पुनः जो है निःश्वसन की क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम श्वसन की क्रिया कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने इसे भली भांति आत्मसात किया होगा। फिर मिलते हैं अगले कालांश में।